सो लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटी अवॉइडेंस मेजर्स। अब ये फिर से एक दो टॉपिक ऐसे पैराग्राफ्स है, छोटे छोटे अलग अलग, तो उसको देख लेते हैं। वन, इन वेरियस कंट्रीज अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द प्रोविजंस ऑफ डीटीए शैल प्रिवेल ओवर द डोमेस्टिक टैक्स प्रोविजंस। डोमेस्टिक टैक्स प्रोविजन जैसे अपनी इनकम टैक्स एक्ट है और अपना एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स है अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो जो एग्रीमेंट है वो लोकल जो टैक्स लॉ है उसको ओवरराइड करेगा, जैसे अपने यहां भी करता है। अपने सेक्शन 90 में पढ़ा, 90A में भी पढ़ा, एग्रीमेंट ओवरराइड्स द एक्ट। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि अगर एक्ट मोर बेनिफिशियल है तो फिर एक्ट अप्लाई होगा, है ना। तो वो अपन डिस्कस करते हैं, उसको क्या कहते हैं आपको समझ में आएगा। तो देखो, शैल प्रिवेल ओवर द डोमेस्टिक टैक्स प्रोविजंस। No two treaties between the countries are alike. DTA signed by India with US is different in comparison to DTA signed with other countries like Netherlands and so on and so forth. These differences include taxpayers to resort to tax arbitrage strategies. और डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा बाद में। इसको टैक्स अपने ट्रीटी शॉपिंग भी कहते हैं, कि एक ट्रीटी में कुछ बेनिफिट्स हमने दूसरे कंट्री को दिए, एक दूसरे ट्रीटी में सामने वाली कंट्री को ज्यादा बेनिफिट दे दिया। तो यहां वाला आदमी क्या बोलेगा, यूएस वाला आदमी बोलेगा कि साला इंडिया ने हमको कम बेनिफिट दिया है लेकिन दूसरे कंट्री को ज्यादा बेनिफिट दिया है, सो ही विल गो एंड फॉर्म अ कंपनी देयर एंड देन सप्लाई द गुड्स टू अस। तो उसको ट्रीटी शॉपिंग या टैक्स आर्बिट्राज स्ट्रेटेजीज भी कहते हैं। तो वो फिर लोग हम एम्प्लॉय करते हैं। दिस फ्रस्ट्रेट्स गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स इन अनइंटेंडेड टैक्स बेनिफिट्स। जैसे मॉरिशस एग्रीमेंट था पुराना, तो यूएस के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो मॉरिशस में जाके एक ऑफिस सेट करते थे, वहां का टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट लेते थे और फिर वो आके इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते थे। तो दैट वाज कॉल्ड एज आर्बिट्राज या ट्रीटी शॉपिंग भी उसको कहते हैं। तो वहां से उनको एडवांटेज मिल जाता था। जो एडवांटेज हमारे और यूएस एग्रीमेंट में नहीं था वो हमारे और मॉरिशस एग्रीमेंट में था। तो यूएस के लोग मॉरिशस में जाके फिर वहां से इन्वेस्टमेंट करते थे। Therefore, in specified circumstances, treaty benefits are denied. तो अगर ये पता चले कि ये लोग वाकई में यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, दे आर नॉट मॉरिशस रेसिडेंट्स, तो फिर अपन ट्रीटी के बेनिफिट्स उनको डिनाई कर सकते हैं। Some of the circumstances in Indian context include, तो देखो ये अब ये सारे मेजर्स दिए हैं यहाँ, जिसके थ्रू अपन चेक्स रखते हैं कि वो जो ट्रीटी बेनिफिट्स है वो सही आदमी ले रहा है कि गलत आदमी ले रहा है। तो गार है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, देन टारगेटेड एंटी अवॉइडेंस रूल्स, इसको सार भी कहते हैं, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जो जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो हम करते हैं उससे अपन टैक्स अवॉइडेंस को रोकते हैं। अ पर्सन शुड नॉट टेक इनकम आउटसाइड इंडिया या शिफ्ट इनकम आउटसाइड इंडिया, जिसको बेप्स भी कहते हैं, बेस इरोजन एंड इनकम शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स। देन बेनिफिशियल ओनरशिप कंडीशंस एंड लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज और आर्टिकल्स इन द एग्रीमेंट। तो ये भी अपन पढ़ेंगे अभी, ये सब अपने को अभी पढ़ना है। लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। रिसेंटली इंडिया हैज रीनिगोशिएटेड डीटीएस विद कंट्रीज लाइक मॉरिशस एंड सिंगापुर एक्सेट्रा। तो देखो ये पुराने मॉरिशस एग्रीमेंट में लोग ये बेनिफिट निकाल रहे थे, तो फिर उसको रीनिगोशिएट किया गवर्नमेंट ने टू प्रिवेंट फिस्कल इवेजन with respect to taxes on income and capital gains of the investor. Then Article 4 of DTA, gateway to avail tax benefits. अब ये सब चीजें अपन एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते देखो। It is well accepted proposition in a tax treaty scenario that a person shall be entitled to tax treaty only if he is a resident of one of the contracting states. वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो इंडो मॉरिशस एग्रीमेंट में जो पहले हो रहा था वो यही हो रहा था। देखो मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा था, कि ये यूएस में एक कंपनी है और ये मॉरिशस है, एमआर। तो ये यहां पे आके एक उनका एक मॉडल था, एक बिजनेस मॉडल था मॉरिशस में, कि आप यहां पे एक ब्रांच सेटअप कर दो, यानी पीई, एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सेट कर दो। सो दे वुड सेट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन मॉरिशस। और ये पीई को
मॉरिशस गवर्नमेंट क्या कर रहा था कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे रहा था, टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देता है कि यू आर रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। फिर ये पीई जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो अब ये शेयर्स पे जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा था वो कैपिटल गेन इंडो मॉरिशियस एग्रीमेंट के तहत इंडिया में एग्जेम्प्ट होता था। इंडो मॉरिशियस एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर मॉरिशियस का कोई रेसिडेंट पर्सन इंडिया में शेयर्स में इन्वेस्ट करे और उसको कैपिटल गेन अराइज हो तो वो कैपिटल गेन हम इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे। मॉरिशियस गवर्नमेंट कर सकता है मगर हम नहीं करेंगे। तो ये एग्जेम्पशन का फायदा उनको मिल रहा था। तो कैसे कि ये टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट लाके इधर दे रहे थे और बेनिफिट ले रहे थे। लेकिन ये क्या वाकई में रेसिडेंट है? ये तो एक पीई है। जो एक्चुअल पेरेंट कंपनी है वो तो यूएस बेस्ड है ना, सो दे आर नॉट रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस बट दे आर रेसिडेंट्स ऑफ यूएस, बट देन यू टेक दिस एडवांटेजेस। तो इसको कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग। तो ये जो ट्रीटी है इंडो मॉरिशस, इसका बेनिफिट उठाने के लिए यूएस कंपनी यहां पे आके एक पी सेटअप करती है और फिर यहां से इन्वेस्ट करती है। तो इसका बेनिफिट, ये ट्रीटी का बेनिफिट वो ले रहे हैं, तो इसको ट्रीटी शॉपिंग भी कहते हैं। तो ये लार्ज स्केल पे इंटरनेशनल बिजनेस में होता है और एग्रीमेंट्स बहुत है रोकने के लिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। इट इज क्वाइट प्रिवेलेंट। तो देखो, तो इसलिए ट्रीटी में ये पॉइंट्स डालते हैं वो कि हम आपको बेनिफिट देंगे, द गवर्नमेंट विल गिव यू बेनिफिट ओनली इफ यू आर एक्चुअल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। तो इसलिए एग्रीमेंट के अंदर एक पॉइंट डाला जाता है जो सेक्शन 90 के अंदर भी है, अगर आप याद करो, सबसेक्शन 4 है शायद, और 90A के अंदर भी है, जो कहता है कि आपको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ द एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ है और अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो यू हैव टू प्रोड्यूस द रेसिडेंसी सर्टिफिकेट बाय दैट कंट्री। तो मॉरिशस में तो वो लोग दे रहे थे ना, इसलिए फिर अपन रोक नहीं पाए बेनिफिट, क्योंकि दे वर गिविंग दी टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। तो अब सर्टिफिकेट आ गया तो हम ना कैसे बोलेंगे कि आपके यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, ये सवाल ये पैदा हो गया। तो फिर एग्रीमेंट को ही उन्होंने चेंज किया है भी, और टैक्स एग्जेम्पशन जो था कैपिटल गेन को वो अब हटा दिया है। ओके, सो लेट्स सी, दिस प्रोविजन एम्स एट कर्बिंग द ट्रीटी शॉपिंग प्रैक्टिसेस। देखो, इसको ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटी शॉपिंग। कि जहां पे भी अच्छा ट्रीटी है और एडवांटेज मिल रहा है तो उसको ले लो। तो कैसे लोगे कि उस कंट्री में जाके एक बिजनेस एस्टैब्लिश करो, रेसिडेंट बन जाओ और फिर उसका बेनिफिट उठा लो। It must be noted that though Article 4 of the tax treaty deals with residential status of a person, it does not provide rules for determination of the residence. Instead, it refers to determination in accordance with provisions of domestic law of the respective contracting states. This is clear from the language, which provides that the term resident of the contracting state means any person who, under the laws of that state, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो अपन उनके लोकल लॉस के हिसाब से छोड़ देते हैं। एग्रीमेंट में रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का कोई पैरामीटर नहीं दिया है, कोई रूल नहीं दिया है। जैसे अपने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 6 है, उनके कंट्री में होगा, उसके हिसाब से निकलता है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ऐसे लिखा है, लॉस ऑफ दैट स्टेट is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of similar nature. Therefore, the primary requirement is for a person to qualify as a resident under the law of the concerned contracting state. अगर ट्रीटी का बेनिफिट लेना है तो पहले उस कंट्री का रेसिडेंट बनना पड़ेगा, फिर आप बेनिफिट ले सकते हो। Then determination of residential status of a person is crucial, since it is ultimately the country of residence that may have full right to tax the worldwide income of that resident. Further, in addition to taxing the global income, the country of residence would grant relief in respect of tax paid in the country of source. जो डबल टैक्सेशन में रिलीफ भी मिलेगा तो वो कंट्री देंगी ना तुमको रिलीफ। Place of effective management is an important criterion for availing treaties benefit by a corporate, है ना। तो उसमें एग्जांपल दिया है कि इंडिया यूएई DTA as revised further limits the application of treaty by providing that the treaty would be applicable to UAE company only
if it is incorporated in UAE and is controlled wholly in UAE. तो इंडो यूएई एग्रीमेंट जो है, जिसमें मैंने आपको पहले भी रेफरेंस दिया था कि यूएई में तो इनकम टैक्स ही नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो इंडिविजुअल इनकम टैक्स, नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है ही नहीं। फिर भी हमारा उनके साथ एग्रीमेंट कि यूएई का कोई कंपनी अगर इंडिया से इनकम कमाएगा तो अपन इसको एग्जाम करेंगे एंड यूएई विल हैव द ऑप्शन, द पावर टू टैक्स देयर कंपनीज। तो एग्रीमेंट बनाते वक्त ये जरूरी नहीं होता कि वो टैक्स करे तो हम बेनिफिट दे, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि इसको आप टैक्स लगाओ, इसको हम लगाएंगे। अब आप लगाते हो नहीं लगाते हो आपकी ऊपर है, और हम लगाना चाहते हैं हमारे ऊपर है। तो इसलिए इंडो यूएई एग्रीमेंट को रिवाइज किया और उसमें लिखा कि सिर्फ रेसिडेंसी सर्टिफिकेट से नहीं चलेगा, दैट कंपनी, योर कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड इन यूएई, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई, नॉट जस्ट अ पी, सिर्फ पी से काम नहीं चलेगा, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई। तो एक फॉरेन कंपनी अगर यूएई में सिर्फ पीई लगा देगा, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इनको बनाएगा, तो काम नहीं चलेगा। देयर शुड बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी लॉ ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पहली बात, एंड इट शुड बी होली कंट्रोल्ड फ्रॉम देयर, उसका पूरा कंट्रोल वहीं पे होना चाहिए। तो अगर यूएस के डायरेक्टर्स है जिन्होंने यूएई में कंपनी बना दी तो नहीं चलेगा, क्योंकि कंट्रोल तो यूएस में हो गया। तो फिर इंडो यूएई एग्रीमेंट का बेनिफिट उस कंपनी को हम नहीं देंगे। तो अगर बेनिफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये मॉरिशस वाला केस था कि यूएस की एक कंपनी है, अगर वो यूएई में आकर के एक पीई सिर्फ एस्टैब्लिश करेंगे और फिर इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे, तो अपन अपने एग्रीमेंट में इनको बेनिफिट नहीं देंगे, इस पीई को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, नो बेनिफिट टू पीई। अंडर इंडो यूएई एग्रीमेंट, क्योंकि इसको ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं। आप ये ट्रीटी का बेनिफिट लेने के लिए आपने एक पी एस्टैब्लिश कर दिया इधर, तो नहीं चलेगा। तो अगर बेनिफिट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, एक्चुअल कंपनी हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई। तो ये कंपनी है तो इसको पेरेंट कंपनी बोलेंगे अपन। फिर दे विल स्टार्ट अ कंपनी, दे विल इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी इन यूएई। लेकिन सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से भी नहीं होगा, फुल कंट्रोल ऑफ दिस कंपनी शुड बी इन यूएई। कंप्लीट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, POCM, प्लेस ऑफ कंप्लीट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, 100% शुड बी इन यूएई। यानी इसके सारे डायरेक्टर्स जो है, नॉट जस्ट 1 और 2, पूरे डायरेक्टर्स और पूरे बोर्ड मीटिंग्स वहीं पर होने चाहिए यूएई के अंदर। और फिर अगर ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे तो फिर इनको इंडो यूएई जो एग्रीमेंट है उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये सब प्रोविजन से क्या हो रहा है, ट्रीटी शॉपिंग को हम बंद कर रहे हैं, उसके ऊपर कर्ब लगा रहे हैं। आए समझ? तो देखो आगे लिखा है कि ओनली सच कंपनी वुड बी रिगार्डेड एज रेसिडेंट ऑफ यूएई, जिसका 100% कंट्रोल कहां है, यूएई के अंदर है। फर्दर, द इंडिया यूएई डीटीए प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट ऑफ बोथ द स्टेट्स, अगर दोनों में रेसिडेंट है, यानी कंपनी है मान लो जो दोनों में रेसिडेंट है, then it should be deemed to be resident of the state in which the place of effective management is situated. अब ये क्या है, देखो ये उल्टा केस बताता हूं मैं, ये अपने जो इंडिया के ही लोग हैं, ये इंडिया है अपना, तो इंडिया में अपना कंपनी है, मान लो FHC फारूका क्लासेस, और वो इंडिया में ही बिजनेस कर रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो भी इंडिया के अंदर है, तो यहां से जो मेरे को पैसा आ रहा है वो पूरा टैक्सेबल है ना, सो बैड, पूरा इनकम टैक्स पे करता हूं मैं यार। अब इनकम टैक्स का टीचर होके पूरा इनकम टैक्स भरूं तो कैसा लगेगा। तो मैंने क्या किया, यानी मैं क्या कर सकता हूं, मैंने किया नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो एंड सेट अप अ कंपनी इन यूएई। यूएई में कंपनी खोल दूंगा, एक नाम के लिए कंपनियां खोल दूंगा, फिर यहां 2-3 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दूंगा, वहां के लोकल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है उधर, दोस्त भी है बहुत सारे, उनको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दूंगा।
तुम सब यहाँ बैठो और यहाँ से मैनेज करो। लेकिन वो डायरेक्टर्स मेरे कहने पे काम करेंगे। और फारूक हक ये अपना इंडिया, तो ये सब डायरेक्टर्स किसके कंट्रोल में है? फारूक हक हु रिसाइड्स इन इंडिया। अब ये यूएई कंपनी यहां से बिजनेस करेगी अपने स्टूडेंट्स के साथ जो इंडिया में, तो यहां स्टूडेंट्स का पैसा सीधा पेमेंट गेटवे के थ्रू कहां चले जाएगा? यूएई कंपनी में पैसा चले जाएगा। तो अब ये यूएई कंपनी की इनकम जो इंडिया में अराइज हो रही है वो टैक्स होंगी क्या? नहीं। आप बोलोगे नहीं होंगी, क्योंकि कंपनी की इनकम है, कंपनी कहां की है? यूएई की है, उसके तीनों डायरेक्टर वहां के हैं। तो यूएई के इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि है ही नहीं, तो वहां कोई रेसिडेंशियल स्टेटस का भी कानून नहीं है। एक्ट ही नहीं है तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी नहीं होगा। लेकिन खैर वो कंपनी कहेगी कि हमारा तो यहीं पर है, डायरेक्टर सब यहाँ है, तो उनका जो भी लॉ होगा उसके में बोल देंगे वो रेसिडेंट ऑफ यूएई, बिकॉज ऑल द डायरेक्टर्स आर देयर, सो दे आर रेसिडेंट ऑफ यूएई। लेकिन अपना लॉ क्या कहता है? अपना इनकम टैक्स एक्ट कहता है ना कि अगर ये सारे डायरेक्टर्स इंडिया में किसी पर्सन के कंट्रोल में काम कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। और अगर इस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो ये इंडिया की भी रेसिडेंट हो गई। तो अब ये कंपनी यहां की भी रेसिडेंट है और यहां की भी रेसिडेंट है। अब दोनों की रेसिडेंट है तो इसको क्या अपन बेनिफिट देंगे इंडो यूएई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का? तो आंसर है नो, क्योंकि अगर दोनों में रेसिडेंट है तो फिर उसको कहां का रेसिडेंट माना जाएगा? जहां पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, जो कि इंडिया में। सो इफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, इट इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये कंपनी रेसिडेंट हो गई और रेसिडेंट विथ रेसिडेंट बिजनेस है तो फिर उसको एग्रीमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दिस कंपनीज इनकम विल बी फुल्ली टैक्सेबल, it will not get the benefit of Indo-UAE agreement। तो समझ में आ रहा है? तो अगर एग्रीमेंट का बेनिफिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फारूक हक को क्या करना पड़ेगा? प्लेन की टिकट निकाल के यूएई में जाकर रहना पड़ेगा, है ना? इफ आई शिफ्ट टू दुबई, मान लो, एक्चुअली तो मुझे अच्छा नहीं लगता दुबई, इसलिए मैं जाता नहीं तो एडवांटेज तो बहुत है। देखो, I can just create a company there and don't pay any tax whatsoever। और जब तक वो इक्वलाइजेशन लेवी एजुकेशन सर्विस पे नहीं लगता तब तक तो मैं पूरा ही एग्जामिशन उठा लूंगा। बताया था ना मैंने आपको, इक्वलाइजेशन लेवी। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट पे है, अभी कोचिंग क्लास के ऊपर तो है नहीं। तो व्हाट आई शुड डू फ्रॉम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू? फारूक हक शुड शिफ्ट टू दुबई। मस्त है, वहां वो बिल्डिंग है ना, कौन सी है वो सबसे बड़ी लंबी बिल्डिंग, वहां पे ऑफिस ले लूंगा टॉप फ्लोर पे, मस्त है। वहां पे रिकॉर्डिंग करूंगा लेक्चर्स, वहीं रहूंगा, वहीं खाऊंगा पीऊंगा, मस्त है, आराम करूंगा। और कंपनी भी वहीं की रहेगी जो ऑनलाइन आपको लेक्चर्स देगी। इंडिया में आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन माय दुबई बैंक अकाउंट एंड माय फुल मनी विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया। चलो आगे देखेंगे, अभी तो पढ़ाई करते हैं। देन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम लायबल फॉर पर्पस ऑफ टैक्सेशन। डीटीए के अंदर इनकम का भी कंप्यूटेशन कैसे होता है वो भी अपन देखते हैं। तो इसमें लिखा है प्रोविजंस ऑफ टैक्स ट्रीटी इंटर एरिया एलोकेट्स टैक्सिंग राइट्स। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर के, कि इसमें एलोकेशन ऑफ राइट्स है बेसिकली between the treaty partners, provides relief or reduce or eliminate the harmful effects of double taxation. Correct? However, it is to be noted that except for the provisions under Article 7, that is business profits taxation, generally the treaty does not provide rule for computation of income. सिर्फ बिजनेस इनकम के लिए लिखा रहता है कहीं कहीं पर कि उसकी इनकम किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, मेनली ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। लेकिन बाकी को इनकम के लिए कंप्यूटेशन का मेथड इसमें नॉर्मली नहीं होता। इट वुड डिपेंड अपॉन द डोमेस्टिक टैक्स लॉ प्रोविजंस, जैसे अपने इनकम टैक्स एक्ट। ट्रीटीज एट बेस्ट डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सिंग राइट्स बिटवीन टू स्टेट्स। इट मे लिमिट द रेट ऑफ टैक्स जनरली इन द स्टेट ऑफ सोर्स or provide the upper limit up to which taxes can be levied।
या तो एक फिक्स परसेंटेज दे देंगे 2% 4% या एक अपर लिमिट. Certain treaties do reduce the incidence of tax by providing or restricting the scope of the subject matter of taxation. स्कोप को भी कभी कभी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये इनकम को हम टैक्स करेंगे, वो इनकम को आप करना. और इसीलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ट्रीटीज जो है दे ओनली, ट्रीटी का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट और असाइन टैक्सिंग ज्यूरिसडिक्शन. कौन सी इनकम पे आप लगाओगे, कौन सी इनकम पे हम लगाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट जो है ये काम है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. टैक्स ट्रीटीज डू नॉट एंड कैन नॉट इम्पोज टैक्स. दे आर ओनली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स रादर. सिर्फ राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर. और ये भी जरूरी नहीं है कि हमने जो आपको राइट दिया तो आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, आपने अपने कंट्री में टैक्स लगाना ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है. हमने राइट आपको दे दिया, अब आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ. लेकिन जब भी आप लगाओगे तो आप ही लगाओगे, हम कभी नहीं लगाएंगे. ऐसा है, राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. इट डज नॉट इम्पोज टैक्स. Having assigned the jurisdiction of tax between the state of residence and the state of source, the domestic tax laws of the respective states determine taxing rules. Taxing experts in early 1920 appointed by the League of Nations described the method of classification as contracting states dividing tax sources and tax objects amongst themselves by mutually binding themselves not to levy taxes or to tax only to a limited extent. तो बेसिकली उन्होंने 1920 में जब ये ओरिजिनल एक सिस्टम चालू हुआ था डबल टैक्स अवॉइडेंस का, तो लीग ऑफ नेशंस ने जो अपॉइंट किए थे लोगों को, एक्सपर्ट्स को, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसमें डिवाइडिंग ऑफ सोर्स होगा. इंग्लिश लॉयर्स कॉल्ड इट क्लासिफिकेशन एंड असाइनमेंट रूल. It is assignment. आप इस पे, मैं इस पे. Whereas the German jurists called it as a distributive rule. According to this principle, to the extent that an exemption is agreed to, its effect is in principle independent of both whether the contracting states imposes a tax in the situation to which the exemption applies and irrespective of whether the state actually levies the tax. देखो जैसे अपन दुबई वाले के एग्रीमेंट की बात कर रहे अभी, इंडो यूएई, तो इंडो यूएई एग्रीमेंट में हमने कुछ इनकम उनके लिए छोड़ दी है, यूएई वालों के लिए, कि आप टैक्स लगाओगे. लेकिन क्या वो लगाते हैं? क्या उनके यहाँ इनकम टैक्स लॉ है? नहीं है. क्या वो लगा रहे हैं? नहीं. फिर भी हमने छोड़ा है ना. तो ये पॉइंट कि इट इज एलोकेशन ऑफ राइट्स. And this allocation of rights does not depend whether they are charging tax or levying tax or not. The point here is that having agreed to part the right of tax with the other state, the state may or may not levy tax, and if the state in whose favor the right of tax is devolved chooses not to tax such income, then it may result into double non-taxation, जो कि यूएई के साथ है. तो यूएई की जो कंपनी इंडिया में इनकम अर्न करेगी, तो इंडिया में तो एग्जेम्पशन मिल गया उसको अंडर द डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और यूएई में भी एग्जेम्पशन है क्योंकि वहां टैक्स है ही नहीं. सो दे आर एंजॉइंग डबल एग्जेम्पशन, और ये होगा, और ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, इट इज लीगल. Then the argument in favor of double non-taxation is that, अब लोग इसमें आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से, एक कहते हैं कि ये तो गलत है, आपको यहां भी एग्जेम्पशन मिल रहा है, वहां भी एग्जेम्पशन ले रहे हैं, डबल एग्जेम्पशन मिल रहा है, नहीं तो इनको इंडिया में टैक्स करो. ऐसा एक आर्ग्यूमेंट जो आजादी बचाओ आंदोलन के केस में भी आया था, मॉरिशियस का जो एग्रीमेंट था उसके अंदर, कि भैया मॉरिशियस में भी कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं पे कर रहे और इंडिया में भी नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों? तो मैंने आपको समझाया था सेक्शन 90 में, तो वो उसमें भी अराइज हुआ था ये पॉइंट. लेकिन दूसरे ज्यूरिस्ट ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस कंट्री को राइट है ना, हमने राइट उनको दे दिया है, क्या भरोसा आगे चल के वो लगाएंगे, और आगे चल के क्या भरोसा कि रिट्रोस्पेक्टिव भी लगाएंगे.
सो इफ दे इम्पोज अ रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, और यहां पे टैक्स भर चुके हैं लोग और वहां पे भी अगर रिट्रोस्पेक्टिव लगाया तो उन लोगों को वहां भी भरना पड़ेगा, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। तो इसलिए एग्जेम्पशन देना वाजिब है, जस्टिफाइड है। तो वही यहां लिखा है, देखो, द आर्ग्यूमेंट इन फेवर of double non-taxation is that the income would be subject to tax in the exempt state as and when the exemption is withdrawn or the tax is levied. Thus, it takes care of future liability of tax. तो ये exemption जो अपन ने दिया है वो future liability को take care कर रहा है कि आगे चल को लगाएंगे ना टैक्स, तो जब लगाएंगे तो वहां लग जाएगा, यहाँ exemption वहां लगेगा, चलेगा। अभी यहाँ भी exempt वहां भी exempt है, but if government of Dubai starts imposing income tax, then they will pay tax there. Professor Klaus Vogel, commenting on US-German DTA, observed, thus it is said that the treaty prevents not only current but also merely potential double taxation. तो अभी जो डबल टैक्सेशन हो रहा है उसको तो रोकते ही है, जो फ्यूचर में हो सकता है उसको भी रोका गया है। Then treaties are entered into for mutual benefits. Apart from allocation of tax between the tax partners, tax treaties can also help to resolve problems and can obtain benefit which cannot be achieved unilaterally. Treaties are negotiated and entered into at a political level and have several considerations on their basis. Thus, treaties should be seen in the context of aiding commercial relations between treaty partners. यानी इसको सिर्फ टैक्स के एंगल से मत देखो, इसको कमर्शियल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाकी भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रिकवरी ऑफ टैक्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सब भी तो चीजें होती है ना। देन अ टैक्स ट्रीटी प्रोविजन मे हैव एन अनइक्वल इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट, अनइक्वल इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे अपन ने दुबई के केस में देखा। स्टेट ए imposes tax but state B does not impose tax, yet wordings of the treaty are reciprocal. एक लगा रहा है एक नहीं लगा रहा, फिर भी वर्डिंग रेसिप्रोकल है। हमारा आदमी आपके यहाँ कमाएगा तो आप एग्जाम कर दो, हम टैक्स करेंगे, आपका आदमी हमारे यहाँ कमाएगा तो हम एग्जाम कर देंगे, आप टैक्स करो। लेकिन वहां तो टैक्स लगता ही नहीं, फिर भी हमने एग्जामेशन दिया। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रहते हैं, सो दैट इफ एंड व्हेन स्टेट बी डज इंट्रोड्यूस सच अ टैक्स, the treaty rates would be operative in state B. Until such time there would be an unequal effect. जब तक वहां भी टैक्स नहीं लग जाता तो unequal effect होगा, they are more at an advantage and we are at a loss. Moreover, state A may make a distributive rule operative upon fulfillment of certain conditions or comparable feature. ये देखो, ये कुछ एग्रीमेंट्स में ऐसा कर सकते हैं हम, जैसे जॉर्डन के साथ एक एग्जांपल दिया है कि इंडो जॉर्डन जो एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि हम आपके लोगों को जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, सोर्स इंडिया में, उनको टैक्स करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आप उनको टैक्स नहीं लगाते। यानी अभी वहां एग्जेम्पशन है, तो हमने बोला कि हम टैक्स करेंगे, जिस दिन आप टैक्स लगा दोगे तो हम उनको टैक्स नहीं करेंगे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो उसमें लिखा है, देखो, example, Indo-Jordan DTA provides that a capital gain on sale of shares arising to a resident of Jordan is taxed only in Jordan. However, if Jordan does not tax such a gain, then the right to tax reverts to India. तो जॉर्डन का कोई रेसिडेंट पर्सन इंडिया में अगर शेयर्स में डील करेगा तो उसका कैपिटल गेन आएगा, उसको हम टैक्स करेंगे अगर जॉर्डन में कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं है तो, और अगर जॉर्डन में कैपिटल गेन पे टैक्स आ गया तो हम बंद कर देंगे, फिर जॉर्डन करेगा। तो ये तो कुछ टैक्स ट्रीटीज के बारे में दिया था, अलग अलग पॉइंट्स थे थोड़े बहुत। अब आता है इंटरप्रिटेशन, फिर से काम की बात करते हैं। ये जो चैप्टर है इसका मेन पर्पस इंटरप्रिटेशन का है। तो क्या कहता है, देखो, पहला पॉइंट है मोनिस्ट और ड्यूअलिस्ट व्यूज। नए नए वर्ड कहां से आ जाते हैं। मोनिस्ट क्या वर्ड है, यहां तो मोनिशा समझ में आता है, मोनिस्ट क्या है। लेट्स सी, बहुत सिंपल है।
tax treaties are signed between two sovereign nations by competent authorities under the delegated powers from the respective governments. ठीक है. Thus, an international agreement has to be respected and interpreted in accordance with the rules of international law as laid down in the Vienna Convention of Law of Treaties, जो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में. These rules of interpretation are not restricted to tax treaties but also apply to any treaty between two countries. ये भी देखा था आपने. So, any dispute between two nations in respect of Article 25 relating to mutual agreement procedure of the OECD or UN Model Convention has to be solved in the light of VCLT. तो जो भी डिस्प्यूट आएगा दोनों कंट्री के बीच में, तो उसमें OECD UN कन्वेंशन दोनों ये कहते हैं कि आप VLCT को फॉलो करो, VCLT को फॉलो करो. However, when it comes to application of a tax treaty in the domestic forum, the appellate authorities and the courts are primarily governed by the laws of the respective countries for interpretation. अगर डोमेस्टिक लॉ के बाद यानी टैक्स ट्रीटी का अगर इंडिया में कोई केस लगा, डोमेस्टिक फोरम में अगर केस है, तो फिर वो इंडियन लॉस को फॉलो करेंगे. इंडिया के कोर्ट्स तो इंडियन लॉ से बाइंड होते हैं ना. In India, even before the insertion of Section 90, Subsection 2 of the Finance Act, with retrospective effect from 1972, CBDT had issued a circular 333 that where a specific provision is made in the DTA, the provision of DTA will prevail over the general provisions contained in the Income Tax Act. And where there is no specific provision in DTA, it is the basic law, that is the provisions of the act, that will govern the taxation of such income. तो ये जो duality है, तो duality यानी क्या आगे दोनों को अप्लाई करो, इन treaty as well as local law. And you monist यानी मोनो यानी वन, कोई भी एक को करो. तो हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर DTA है और अपना लोकल एक्ट भी है, अगर इसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, तो अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं ना कि DTA will override the act, है ना. DTA will override the act unless the act is more beneficial to DTA, then the act applies. तो दोनों में से कोई भी एक अप्लाई होगा, या तो DTA अप्लाई होगा या एक्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. तो 90 सबसेक्शन 2 वही कहता है, लेकिन वो तो खैर बाद में इंसर्ट हुआ, 91 में इंसर्ट हुआ. खैर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ 72 से, लेकिन 91 में आया था. लेकिन उसके पहले भी एक CBDT सर्कुलर था जो सेम पॉइंट कह रहा था. Then Income Tax Act 1961 provides that where the Indian government has entered into a DTA which are applicable to taxpayers, then provisions of the act shall apply to the extent they are more beneficial to the taxpayer. Internationally, this situation is known as monist view. यानी कोई भी एक को अप्लाई करो, या तो ये या ये, एक कोई करो, दोनों एक साथ मत करो, तो इसको मोनिस्ट व्यू कहा जाता है. मोनिस्ट यानी मोनो, ये वर्ड कहां से आता है, मोनो. मोनो यानी मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल. Wherein the international and national laws are part of the same system of law where DTA overrides domestic law. Some other countries which follow such a system are Argentina, Italy, Netherlands, Belgium, Brazil. ये सब में सेम सिस्टम फॉलो होता है, कोई भी एक, या तो ये या ये, जो भी बेनिफिशियल है. The other prevalent view is known as dualistic view, यानी दोनों एक साथ. Dual यानी two, wherein international law and national law are separate systems and DTA becomes part of the national legal system by specific incorporation or legislation. In case of dualistic view, DTAs may be made subject to provisions of the national law. तो उसको national law का हिस्सा माना जाता है, national law का part बनाते हैं to avoid the conflict. And some of these countries are Australia, Austria, Norway, Germany, Sri Lanka, UK. नाम याद करके कोई मतलब नहीं है. Then basic principles of interpretation of treaty. The principles or rules of interpretation of a treaty would be relevant only where terms of words used in treaties are ambiguous, vague, or are such that different meanings are possible. Multiple meanings are possible. ये तो अपन हमेशा ही बोलते हैं ना, इंटरप्रिटेशन कब करना पड़ता है, when the words are ambiguous. अगर वर्ड्स प्लेन और सिंपल है तो उसमें इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत ही नहीं.
है ना। जैसे आपने उसको कहा आई लव यू, तो कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है, इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल एंड क्लियर। अब या तो हाँ बोले या ना बोले, जो भी कहे। लेकिन तुमने घुमा फिरा के बात करी, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गाल तो रसगुल्ले की तरह है। अरे इसका मतलब क्या है? ना वो समझ सक रही है, ना तुम समझ सक रहे हो, ना तुम बता पा रहे हो, ना उसको समझ में आ रहा है। तुम्हारे वर्ड्स क्या है, बहुत एम्बिगुअस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो फिर सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है टू इंटरप्रेट कि तुम्हारे वर्ड्स का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है ना। तो एम्बिगुअस वर्ड्स जब होते हैं, एम्बिगुअस है जिसमें अलग अलग मीनिंग्स अराइज हो सकती है, वर्ड्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस, वेग, और डिफरेंट मीनिंग्स आर पॉसिबल। अब डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है ना। तुमने कहा तुम्हारे गाल रसगुल्ले की तरह है, तो बोलेंगे साला मेरे को मोटी बोल रहा है रसगुल्ले मोटे मोटे, मेरे को मोटी बोल रहा है, एक लगाऊंगी। तो दोनों मीनिंग हो सकते हैं। रसगुल्ले ने प्यार भरा शब्द भी हो सकता है कि कितने अच्छे गाल है, और ये भी तो हो सकता है कि तुमको मोटी चिढ़ा रहा है तो डबल मीनिंग अराइज हो गई ना। तो वहां इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। और चलो रसगुल्ले कहा तो ठीक है, गुलाब जामुन बोल दिया तो साल तीसरा भी इंपैक्ट आ जाएगा, मेरे को काली बोल रहा है गुलाब जामुन मेरे को काली बोल रहा है, मेरे को मोटी बोल रहा है, या मेरे को प्यार भरी भाषा में बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो, सो इफ द वर्ड्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस देन देयर इज नो नीड टू रिजॉर्ट टू डिफरेंट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तुमने साफ साफ उसको कहा ए मोटी, सिंपल वर्ड है, कोई इंटरप्रिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर वर्ड। ए काली, ए मोटी, या आई लव यू, तो there is no need for interpretation. Now, prior to Vienna Convention, treaties were interpreted according to customary international law. Customs को follow करते थे हम. Just as each country's legal system has its own canons of statutory construction and interpretation, जो अपन law में पढ़ते हैं, rules of interpretation. Likewise, several principles exist for interpretation of treaties in customary international law. We have already discussed these. The some of the rules of interpretation of Vienna Convention. ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा। अब अपन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं। तो वियना कन्वेंशन के जो वो आर्टिकल्स थे सारे हमने देखे। नाउ लेट्स कम डाउन टू कस्टमरी लॉ। कस्टम्स के हिसाब से क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। लेट्स सी। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, इसको गोल्डन रूल कहते हैं, यानी बेसिक रूल, द बेस्ट रूल इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हर चीज में एक्चुअली ये अराइज होता है। हम आपस में जो बातें करते हैं, बहुत सारी बातें कर लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि तुम्हारा बोलने का मकसद क्या था, मतलब क्या था। तो ऑब्जेक्ट को देखो, हम बात क्यों कर रहे थे, किस चीज के लिए बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट पर्पस क्या था जिसके लिए हम बात कर रहे थे। अगर उसको देखोगे, उसको मद्देनजर रखोगे, तो मेरी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं ऐसे बहुत ही खराब खराब जोक सुनाता हूं, लेकिन क्या मेरे को अमिताभ बच्चन से या इससे कोई लेना देना है क्या? नहीं। आप ऑब्जेक्ट को देखो, मेरे को सेक्शन एक्सप्लेन करना है, सेक्शन का एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझाने के लिए मैं अच्छे कैरेक्टर्स लेता हूं। तो अमिताभ बच्चन से मेरा मतलब सिर्फ कैरेक्टराइजेशन का है और कुछ नहीं है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को देखकर मेरे एग्जाम्पल्स को सुनोगे तो उसका क्लियर मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों ऐसे एग्जाम्पल बताए। अगर आप यही एग्जाम्पल अपने दोस्त को बताओगे कि सर ऐसे एग्जाम्पल देते हैं क्लास में, तो वो तो मालूम नहीं क्या समझेगा, और खास करके जो सीए का स्टूडेंट भी नहीं है। और मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल बताया, अगर आप उसको नहीं बताओगे तो वो तो मेरे बारे में मालूम नहीं क्या क्या ओपिनियन क्रिएट करेगा कि कैसे सर है तुम्हारे, है ना। इसलिए कभी मत बताना, मेरे एग्जाम्पल कभी किसी को नहीं बताना। If taken out of context, they can mean something different. Okay, तो चलो देखते हैं गोल्डन रूल। ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखो। तो देखो, आइडियली एनी टर्म और वर्ड शुड बी इंटरप्रेटेड कीपिंग इट्स ऑब्जेक्टिव और ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग इन माइंड। द टर्म हैज टू बी इंटरप्रेटेड कॉन्टेक्चुअली। मैंने कहा ना, कॉन्टेक्स्ट में देखो, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ उसको देखो। Words and phrases are in the first instance to be construed यानी understood
according to their plain and natural meaning. However, if the grammatical interpretation would result in an absurdity, अगर उसका literal meaning absurd नजर आ रहा है, or in marked inconsistency, यानी clear inconsistency with other portions of the treaty, एक treaty में point ये लिखा है, एक इधर ये लिखा है, तो conflict पैदा हो रहा है, or would clearly go beyond the intention of parties, intention के ही ऊपर खुद तो भी आ रहा है, यानी ये intention तो कभी हो ही नहीं सकता, then it should not be adopted. तो यही अपन rules of interpretation में law में पढ़ते ना, इसको क्या कहते हैं, literal interpretation. लेकिन अगर literal interpretation absurd result दे रहा है, unintentional result दे रहा है, तो फिर अपने को अवॉइड करके reasonable interpretation पे जाना पड़ता है. तो यहां पे उसको फिर subjective interpretation कहते हैं. तो objective interpretation सिंपल है, ऑब्जेक्ट देखो क्या वर्ड्स लिखे हैं, प्लेन कॉन्टेक्स्ट में उसको रीड करो और जो उसका मीनिंग अराइज हो रहा है वैसे ही उसको अप्लाई करो. सब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव अपन वो भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि जिसका क्लियर सेंस निकलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं ना अपन. दो नॉट अ वेरी गुड लिंक एंड एग्जांपल, बट ठीक है. फिर सब्जेक्टिव देखो, सब्जेक्टिव यानी कि उसको पूरा तोड़ मड़ोड़ के उसके अंदर घुस के उसका मीनिंग निकालने का, तो उसको सब्जेक्टिव कहते हैं. ऑब्जेक्टिव यानी ऊपर ऊपर से जो लिखा है उसको वैसे ही पढ़ो. So under this approach now, subjective, the terms of the treaty are to be interpreted according to common intention of the contracting parties at the time the treaty was concluded. यानी अब आपको वर्ड से निकल के बोलने वाले का इंटेंशन क्या था ये देखना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्टिव यानी जो वर्ड्स है उसको पढ़ लो, सब्जेक्टिव यानी वर्ड्स के पीछे जाओ, शब्दों के पीछे शब्द बोलने वाले का इंटेंशन क्या है उसको जज करो. ऐसा फॉर सिंपल एग्जांपल देखो, आप सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, है ना, और एज ए टीचर मैं हमेशा कहता हूं आई लव यू ऑल. यस, देयर इज नो डाउट इन दैट, आई रियली लव यू ऑल, यू आर माई डियरेस्ट स्टूडेंट्स. लेकिन मैंने एक अब क्लास की कोई लड़की है उसको मैंने बोल दिया आई लव यू, तो बाप रे हंगामा हो गया क्लास में, अरे सर ने लड़की को बोल दिया आई लव यू, मर गए. कल तो मेरे फेसबुक पे क्या क्या नाम आ जाएंगे और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बदनाम हो जाऊंगा. ऐसे कैसे बोल सकते? अरे भाई कॉन्टेक्स्ट देखो, बोलने वाले का इंटेंशन देखो. मैं आपको अपने बच्चे की तरह, यू आर माई किड्स, तो पिताजी तो अपनी बच्ची से कह ही सकते हैं ना आई लव यू. तो कॉन्टेक्स्ट देखा. देखो ये एग्जांपल कभी किसी को मत बताना, ये क्या जब भारी भारी चीजें आ जाती है और दिमाग बंद हो जाता है तब मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए आपका दिमाग. हाँ, अदरवाइज डोंट टेल इट टू एनीवन. या कोई समझ लो कि स्टूडेंट ने आके कहा कि आई लव यू सर, तो मैं उसको सही समझता हूं कि हाँ तुम एज अ सर मेरे को प्यार करते हो, एज अ पिताजी की तरह मेरे को देख करके प्यार करते हो, ऐसा नहीं कि समझ गया ना आप, तो मैं सही समझता हूं, डोंट वरी. तो ऐसा देखो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, बोलने वाले का इंटेंशन जज करो. तो ऐसे लिखा है टर्म्स ऑफ द ट्रीटी आर टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि दोनों पार्टी ने मिलकर लिखा ना, इंडिया एंड द फॉरेन गवर्नमेंट, दे sat together, discussed and wrote. तो दोनों का कॉमन इंटेंशन क्या था वो जज करो. Of the contracting parties at the time the treaty was concluded. The intention must be ascertained from the words used in the treaty and the context thereof. In Abdul Razzaq A. Memon's case, the authority for advance ruling relied on the speeches delivered by the finance ministers of India as well as UAE to arrive at the intention of parties in signing the tax treaty. तो देखो टैक्स ट्रीटी को समझना था तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच भी सुना गया कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि इंटेंशन तो वहां से समझ में आएगा ना. अपने फाइनेंस मिनिस्टर, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, उनके स्पीच को सुन के इंटेंशन निकाला गया. The next is purposive interpretation.
लॉजिकल और पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या होता है, ये उधर भी था, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी पढ़ा, पर्पोजिव कंस्ट्रक्शन। पर्पस क्या होता है, लॉ के पीछे पर्पस क्या है, एग्रीमेंट के पीछे पर्पस क्या है, उसको जज करो और फिर उसका वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन निकालो। सप्रेशन ऑफ मिसचीफ एंड एडवांसमेंट ऑफ रेमेडी भी इसको हम कहते हैं, है ना, मिसचीफ अप्रोच। तो वही है पर्पोजिव कंस्ट्रक्शन। In this approach, the treaty is to be interpreted so as to facilitate the attainment of aims and objectives of the treaty. This approach is also known as the objects and purpose method. In case of Union of India versus आजादी बचाओ आंदोलन, ये वो वाला केस जो मैंने आपको बताया, इंडो मॉरिशस एग्रीमेंट पे जो था, the Supreme Court of India observed that principles adopted for interpretation of treaties are not the same as those for statutory legislation. क्योंकि स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन जो होता है उसमें इंटरप्रिटेशन का रोल अलग रहता है, उसमें क्योंकि लॉ लैंग्वेज होती है। ट्रीटीज इज नॉट लॉ लैंग्वेज, ट्रीटीज इज पॉलिटिकल लैंग्वेज। द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी इंक्लूडिंग वन फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ इज दैट द ट्रीटीज आर एंटर्ड इनटू एट अ पॉलिटिकल लेवल एंड हैव सेवरल कंसिडरेशंस एज देयर बेसिस। देखो यहां पे सिर्फ टैक्स लगाने का काम थोड़ी है, इनकम टैक्स एक्ट इज अबाउट टैक्स and tax only, but double taxation avoidance agreement is not just about tax, it is about various other considerations। क्योंकि ये पॉलिटिकल लेवल पे होता है, अपना रिलेशन उस कंट्री के साथ बनाना है, इन्वेस्टमेंट को लाना है, इंडिया का ग्रोथ कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, डॉलर्स कैसे आएंगे, बहुत सारी चीजें है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, कितनी सारी चीजें सोच करके पॉलिटिकल विल बना करके एग्रीमेंट होता है। So the Apex Court also agreed with the contention of the appellant that the preamble of Indo-Mauritius DTA recites that it is for encouragement of mutual trade and investment, and this aspect of the matter cannot be lost sight of while interpreting the treaty. तो यहाँ appellant कौन था, डिपार्टमेंट। सुप्रीम कोर्ट में appellant डिपार्टमेंट है, याद रखो, आजादी बचाओ आंदोलन केस में। बॉम्बे हाई कोर्ट में आजादी बचाओ आंदोलन ने PIL फाइल किया था, फिर वहां उसके फेवर में डिसीजन आ गया था, इंडो मॉरिशस एग्रीमेंट को उड़ा दिया था, अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर किया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने। देन डिपार्टमेंट वेंट इनटू सुप्रीम कोर्ट एज एन अपेलांट। तो यहाँ अपेलांट यानी डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई प्रीएम्बल देखो, प्रीएम्बल में लिखा है कि एंकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी इसका एक पार्ट है, उसको भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए, एंड नॉट जस्ट टैक्स। तो फिर कोर्ट ने उसको भी मद्देनजर रखा, सुप्रीम कोर्ट ने। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर टू हैव इफेक्ट रादर देन मेक इट वॉइड। कोई भी चीज को, कोई चीज है तो उसको इफेक्ट में लाओ ना, एकदम वॉइड थोड़ी कर दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के, ये लड़कियों को जरा समझना पड़ेगा इसमें अगेन डोंट टेक ऑफेंस अगर आप लड़की है तो, बट दिस इज फैक्ट, यू विल एग्री विथ मी, कि जैसे मेरे ऑफिस में होता है, अब बहुत सारी लड़कियां काम करती है एज माई जूनियर्स एंड कलीग्स। तो क्या होता है कि उस दिन ऐसा हुआ कि वो एसी खराब हो गया था, एसी वर्क नहीं कर रहा, तो घबरा गए और सर एसी वर्क नहीं कर रहा, हम छुट्टी मार रहे हैं, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। मैंने बोला यार तुम लोग जरा, ऑफिस का काम होना चाहिए, दिन भर ऑफिस में बैठना है, काम करना है, वो इंपॉर्टेंट है। एसी इज सब्सिडियरी थिंग, ठीक है ना। अगर ऐसा लग रहा है तो खिड़कियां तो खोलो तुम लोग। सारी खिड़कियां बंद थी, एसी में खिड़कियां बंद करके रखनी पड़ती। अब एसी अगर खराब हो गया तो खिड़कियां खोल सकते ना, नेचुरल हवा अंदर आएंगी, फ्लो बढ़ेगा। 5 मिनट खिड़कियां खोली, कंफर्टेबल हो गया। लेकिन वो नहीं समझ रहे, बोले नहीं ये उसको हटा। अरे तो भाई ऐसे ही होता है, जो लिखा है वैसे ही करो, नहीं तो फिर खत्म। तुमने बोला था तुम मेरे से प्यार करते, बस खत्म, हमारा रिश्ता खत्म। अरे भाई नहीं, ऐसा चलता है। अब 5 मिनट दूसरे के साथ अच्छे से बात कर लिया तो क्या हो गया, चलता है। ऐसा थोड़ी कि सीधा शादी खत्म कर दो, नहीं नहीं नहीं, लेट इट वर्क। तो बॉयज क्या है कि कोई भी चीज को वर्क कराते हैं कि भाई कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के जुगाड़ लगा के वर्क करो,
तो ये जुगाड़ प्रिंसिपल है। अच्छा वर्ड याद आया मुझे, जुगाड़। तो क्या कहता है देखो कि ट्रीटी में प्रॉब्लम आ गया है, इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन मत लो कि ट्रीटीज खत्म हो जाए, वॉइड हो जाए, ऐसा कभी मत लो। ऐसा इंटरप्रिटेशन लो जिससे कॉम्प्रोमाइज करके अपन ट्रीटी को चला सके। जुगाड़ निकालो, जुगाड़, to have effect rather than make it void. This principle, particularly stressed by the Permanent Court of International Justice, requires that a treaty should be given an interpretation which on the whole will render the treaty most effective and useful. भाई लोगों ने बनाई है, उसको इफेक्टिव करो कुछ तो भी इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करके। In other words, enabling the provisions of treaty to work and to have their appropriate effects. फिर आगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेम्पोरानियो एक्सपोजिशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगी। क्या क्या बोला मैंने? कॉन्टेम्पोरानियो एक्सपोजिशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगी, ये इसका फुल फॉर्म है। यहां आधा दिया है, कॉन्टेम्पोरानियो एक्सपोजिशियो। हाँ, इसका क्या मतलब है? अभी देखो, वक्त गुजरता है ना? ऐसा कहा है शायरों ने कि वक्त के गुजरने से जख्म भी भर जाते हैं। और बाप रे, तो आशिकाना लैंग्वेज हो गई, शायराना लैंग्वेज। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे जख्म दिल ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे जख्म दिल ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। खैर जाने दो, अभी शायर को मैं निकाल देता हूं बाहर। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अब क्या होता है, वक्त की बात कर रहे थे, वक्त पे मीनिंग्स भी चेंज होते रहते हैं। तो जिस इंटेंशन से हमने ओरिजिनल एग्रीमेंट बनाया, यानी जो हमारा इंटेंशन उस वक्त था जब ओरिजिनल एग्रीमेंट बन रहा था, अब एग्रीमेंट तो कंटिन्यू रहता है, लेकिन इरादे, इंटेंशन बदल जाते हैं, है ना? लोगों के इरादे, लोगों की इंटेंशन बदलते हैं, कंट्री के भी इंटेंशन बदलते हैं। जो 1970 में हमारा इंटेंशन होगा वो आज नहीं है, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में इंटेंशन होगा वो मोदी के टाइम में इंटेंशन नहीं है, चेंज हो गया है। सरकारें बदलती है, इंटेंशन बदलता है, कंट्री वाइज देखा जाए तो पुराने एग्रीमेंट को अगर समझना है तो अभी हमारा क्या इंटेंशन, उसके हिसाब से उसको जज करेंगे वर्ड्स को, कि उस जमाने में जब एग्रीमेंट बना था उस जमाने में उनका इंटेंशन क्या था, उससे जज करेंगे। किससे जज करेंगे? इंटेंशन कौन सा लेंगे? तो उसके बेसिस पे ये रूल है, कॉन्टेम्पोरानियो एक्सपोजिशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगी का मतलब है कि जिस वक्त ये बनाया गया था, जिस वक्त एग्रीमेंट बना था, उस वक्त इन लोगों का इंटेंशन क्या था वो जज करो, अभी का नहीं, उस वक्त का। क्योंकि वर्ड्स तो उस वक्त लिखे गए थे, तो इंटेंशन भी उस वक्त का देखना पड़ेगा। तो ये रूल है। तो क्या कहता है देखो, a treaty's terms are normally to be interpreted on the basis of their meanings at the time the treaty was concluded. However, this is not a universal principle. In Abdul Razak versus Abdul Razak A. Memmon's case, the AAR, Authority for Advanced Ruling, observed that there can be a little doubt that while interpreting treaties, regard should be had to material contemporaneous expositio. This proposition is embodied in Article 32 of Vienna Convention, जो अपन ने पहले देखा last lecture में, and is also referred to in the decision of Honorable Supreme Court in KP Varghese versus ITO. तो सब जगह पे वही है कि
ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उस वक्त को देखेंगे, यानी हम बाद में जो नए इंटेंशन लोगों के आते हैं वो भी देख सकते हैं. सो कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय कॉन्टेम्पोरेनियो एक्सपोजिशन. फिर आता है लिबरल कंस्ट्रक्शन. ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्योंकि हमने देखा कि ये लीगल लैंग्वेज नहीं है. ट्रीटीज आर बेस्ड अपॉन पॉलिटिकल कंपल्शंस, पॉलिटिकल लैंग्वेज. तो इसमें लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. लॉज में क्या होता है कि लीगल लैंग्वेज होती है तो वहां अपने को बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ता है, लेकिन यहां पे लिबरल इंटरप्रिटेशन लगाओ. तो वो एक जनरल कस्टम है कि यहां जनरल लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. तो इसमें लिखा है कि इट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटीज दैट दे शैल बी लिबरली कंस्ट्रक्टेड so as to carry out the apparent intentions of the parties. In John and Gladden versus Her Majesty the Queen, 13 को काट दो, the principle of liberal interpretation of tax treaties was reiterated by the federal court, which observed, contrary to an ordinary taxing statute. देखो टैक्सिंग स्टैच्यूट, जहां पे स्टैच्यूट यानी लॉ होता है तो वहां पर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लेते हैं, लेकिन contrary to that, a tax treaty or convention must be given a liberal interpretation with a view to implementing the true intentions of the parties. A literal or legalistic interpretation must be avoided when the basic object of the treaty might be defeated or frustrated insofar as the particular item under consideration is concerned. यानी ऐसा स्ट्रिक्ट मीनिंग मत लो कि जिससे पर्पस ही डिफीट हो जाए. यू टेक अ लिबरल व्यू, ट्राई टू गिव इफेक्ट टू द पर्पस. थोड़ा हटना भी पड़े तो हटो, लेकिन पर्पस जो है वो मेन रखो, मकसद में कामयाबी मिलनी चाहिए. The court further recognized that we cannot expect to find the same niceties or strict definitions as in modern documents such as deeds or acts of parliament. It has never been the habit of those engaged in diplomacy. Politicians are diplomatic. तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो होती है और एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो एक तो नहीं होती, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. बट रादर टू अडॉप्ट मोर लिबरल टर्म्स. तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है वो लिबरल टर्म्स पे लिखी जाती है ना, इट्स अ लिबरल लैंग्वेज, नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ लैंग्वेज. फिर एक पॉइंट है ट्रीटी एज अ होल इंटीग्रेटेड अप्रोच. आप पूरी ट्रीटी को एज अ होल पर, एक कोई आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको अकेला मत देखो, हर आर्टिकल को अलग अलग मत पढ़ो, उसको एज अ होल पढ़ो, तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, द रियल इंटेंशन समझ में आएगा. तो वो तो बहुत सिंपल है, रीड द ट्रीटी एज अ होल एंड नॉट सेपरेटली. सो ट्रीटी शुड बी कॉन्स्ट्रूड एज अ होल and effect should be given to each word which would be construed in the same manner wherever it occurs. Any provision should not be interpreted in isolation. एक वर्ड कहीं पे एक आर्टिकल में है तो उसको आइसोलेशन में मत पढ़ो. अगर वही वर्ड बाकी जगह पे भी है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, क्या उसका इंटेंशन है, क्या मीनिंग अराइज हो रहा है, उसको देख करके इसका भी मीनिंग डिराइव करो. Rather, the entire treaty should be read as a whole to arrive at the objects and purpose. Then reasonableness and consistency. Reasonable view लो, जो कि reasonable हो in the given situation, and consistency भी follow करना चाहिए. एक मीनिंग एक बार दिया तो उसको फिर consistently follow करो. ऐसा नहीं कि आज ये मीनिंग कल वो मीनिंग फिर मीनिंग, ऐसा नहीं. कंसिस्टेंसी होना चाहिए. So treaty should be given an interpretation in which the reasonable meaning of the words and phrases is preferred and in which a consistent meaning is given to different portions of the instrument. In accordance with the principles of consistency, treaty should be interpreted in the light of existing international law, ताकि हर कोई इसको follow कर सके. One thing may be noted regarding the rules of interpretation that they are not rules of law and are not to be applied like the rules enacted by legislature in Interpretation Act. सिंपल, वो तो पहले ही हमने देख लिया. इट इज नॉट एन एक्ट, इट इज जस्ट एन ट्रीटी. फिर एक्सटेंसिक एड्स. एक्सटेंसिक यानी बाहर की एड्स क्या क्या है, जो लॉ में लिखा है वो तो ट्रीटी में लिखा है उसको तो हम समझेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या क्या चीजों को देखेंगे. एक्सटर्नल एड्स भी कहते हैं उसको, एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल एड्स. तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं.
a wide range of extrinsic material is permitted to be used in interpretation of tax treaties. According to Article 32 of Vienna Convention जो अपन ने पढ़ा, the supplementary means देखा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, supplementary means include the preparatory work, याद आ रहा है, of the treaty and the circumstances of its conclusion. According to Professor Stark, one may resort to following extrinsic aids to interpret a tax treaty. That clear words are not thereby contradicted. Interpretative protocols, resolutions and committee reports setting out agreed interpretations. क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए थे दोनों कंट्री के बीच में, क्या क्या रिजॉल्व हुआ था, रिजॉल्व हुआ ने के एग्रीमेंट्स हुए थे, कमिटीज अगर बनी होंगी तो उसके रिपोर्ट्स वगैरह आए होंगे. देन सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट यानी बाद में ये बन गया एक डीटीए, उसके बाद में भी छोटे छोटे एग्रीमेंट्स बनते रहते हैं. रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी और द एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस, ये भी हमने पढ़ा था उसमें 31 में, 31(3) देखो लिखा ही है. एंड सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज एज एविडेंस ऑफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज एंड देयर कॉन्सेप्शन ऑफ द ट्रीटी, ये भी पढ़ा था हमने. बाद में उन्होंने उसमें एक्ट कैसे किया. एंड अदर ट्रीटीज, दूसरे ट्रीटीज को भी अपन मद्देनजर रख सकते हुए. इन पारी मटेरिया, पारी मटेरिया मीन्स विच इज सिमिलर टू दिस ट्रीटी, relating to same subject matter in case of doubt. फिर एक पॉइंट दिया है provisions in parallel tax treaties. If the language used in two tax treaties, ये वही है देखो पारी मटेरिया वाला ही केस है, say X and Y are same and one treaty is more elaborative or clear in its meaning. दोनों के वर्ड सेम है आर्टिकल के, लेकिन एक ज्यादा क्लियर है और एक थोड़ा एम्बिगुअस है. तो जो क्लियर वाला है क्या उसका मीनिंग उठा के वहां लगा सकते, तो लिखा है यस. यस भी है लेकिन थोड़ा सा उसमें वो भी है देखो. क्लियरेंस मीनिंग कैन वन रिलाई ऑन द इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइडेड इन ट्रीटी एक्स व्हाइल अप्लाइंग द प्रोविजंस टू अ ट्रीटी वाई. तो नॉर्मल आंसर है यस, लेकिन फिर कहा हाउएवर द व्यूज ऑफ इंडियन जुडिशियरी आर नॉट कंसिस्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट. करना तो चाहिए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं पे कोर्ट ने कहा है करो, कहीं पे कहा है मत करो. देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स. देन इंटरनेशनल आर्टिकल्स, एसेज, रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड वाइड पब्लिश होते हैं इंटरनेशनल आर्टिकल्स, क्या उसको अपन मद्देनजर रख सकते हैं यानी कंसीडर कर सकते हैं, तो लिखा है यस. इंटरनेशनल आर्टिकल्स, एसेज एंड रिपोर्ट्स आर रिफर्ड एज एक्सट्रिंसिक एड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, लाइक इन केस ऑफ CIT वर्सेस विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट 1983. Andhra Pradesh High Court obtained useful material through international articles. Cashiers published by International Fiscal Association Netherlands. उसका नाम है Cashiers the Droid Fiscal International is the main publication of IFA which is published annually and deals with two major topics every year. Cashiers were relied upon in the case of Azadi Bachao Andolan's case also. फिर प्रोटोकॉल, protocols is like a supplement to the treaty. In many treaties, in order to put certain matters beyond doubt, there is a protocol annexed at the end of the treaty which clarifies borderline issues. तो protocols होते हैं यानी agreed terms. protocols को क्या बोलेंगे अपन, agreed terms. जो terms हमने agree कर लिया वो protocol बन जाता है कि इसको ऐसे ही करना है. तो जो जो चीजें डाउटफुल होती है एग्रीमेंट के अंदर उसको बाद में प्रोटोकॉल्स करके लिखा जाता है कि this is how we have agreed upon. A protocol is an integral part of the tax treaty and has the same binding force as the main clause. Protocol in the Indo-US tax treaty provides many examples to elucidate the meaning of the term make available. Protocol to Indo-France treaty contains the most favored nation clause. Thus one must refer to protocol before arriving at a final conclusion. वो तो ठीक है. फिर प्रीएम्बल यानी कि कोई भी टैक्स ट्रीटी का एक ऑब्जेक्टिव जो रहता है कि क्यों हम बना रहे हैं वो प्रीएम्बल में लिखा रहता है, तो उसको भी कंसीडर करो. जैसे इंडो मॉरिशस वाले में हुआ था आजादी बचाओ आंदोलन के केस. फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर मैप, ये भी एक केस है. मैप हेल्प्स टू इंटरप्रेट एनी एम्बिगुअस टर्म और प्रोविजन थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस.
Map is more authentic than other aids as officials of both countries are in possession of material and documents exchanged at the time of signing the tax treaty, which would clearly indicate the object and purpose of particular provision. Successful maps also serve as precedents in case of subsequent applications. सिंपल है. फिर कमेंट्रीज ऑन ओईसीडी यूएन मॉडल्स, तो ये तो अपन देख ही चुके हैं. फिर फॉरेन कोर्ट डिसीजन, फॉरेन कोर्ट डिसीजन को भी यूज किया जा सकता है. उसके भी एग्जाम्पल दिए. आजादी बचाओ आंदोलन में भी यूज हुआ था. विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, अब्दुल रज्जाक, सब केस में यूज हुए थे. वो तो सेल्फ एक बार पढ़ लेना उसको. फिर एक पॉइंट आते हैं, ये समझाने के लायक है, एम्बुलेटरी वर्सेस स्टैटिक अप्रोच. तो ये वही है कॉन्टेम्पोरेनियो एक्सपोजिटोस जो हमने पढ़ा ना, कि जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त जो इंटेंशन था बस वही लेने का हमेशा के लिए, तो उसको स्टैटिक अप्रोच कहते हैं. और एम्बुलेटरी यानी कि जो फ्लूइड, यानी बाद में सिचुएशंस चेंज होते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, बिजनेस सर्कमस्टांस चेंज हो गए. कितने फास्ट मूविंग वर्ल्ड में अपन रह रहे हैं ना आज. Every few days there is a change, and every few years the complete things change. The nature of doing business. जैसे आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूँ, कल क्या होगा मालूम नहीं. जब लोग फिजिकल क्लासरूम में ले रहे थे तो मैंने सोचा कि नहीं पेन ड्राइव में दिया जाए बच्चों को, तो पेन ड्राइव रिकॉर्ड करके देना शुरू किया. आई वॉज द फर्स्ट वन टू लॉन्च पेन ड्राइव्स इन इंडिया इन CA क्लासेस. तो मैंने बना के दिया आपको, जिसका बेनिफिट आज हजारों स्टूडेंट्स ले रहे हैं. कल चल के क्या होगा किसको मालूम. डायरेक्ट ऑनलाइन आ जाएगा, वर्चुअल क्लास ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, आपके मोबाइल पे आप क्लास देख सकते हैं, लाइव लेक्चर्स आ जाएंगे, ऐप बेस्ड लेक्चर्स आ जाएंगे. सो मेनी थिंग्स कैन चेंज, सो मेनी थिंग्स कैन चेंज. या क्या भरोसा फारूक सर ही नहीं रहेंगे लेकिन क्लास होगी. फारूक सर विल बी रिप्लेस्ड बाय रोबोट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लास आ जाएगी. उस पर मैं वर्क कर रहा हूं अभी, वैसे आपको बता दूं. So in a few years time, Farooq Haq as a person will not be there. All these topics will be explained through artificial intelligence. एक टीचर रहेगा जो कि artificial intelligence based टीचर रहेगा, and he will answer all your queries at the same time. अभी तो क्या आएगा, आप मुझसे पूछ नहीं सकते, लेकिन वो आप पूछ भी सकते हो, आंसर भी करेगा, हर चीज होगी. जैसा आप देखते हैं ना फोन में आजकल, जैसे वो सीरी है आईफोन्स में, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वो कोई पर्सन थोड़ी है, आप उससे सवाल पूछते हो वो हर काम आपके लिए करता है. बहुत बेसिक लेवल पे है, उसका एडवांसमेंट चालू है अभी, रिसर्च इज गोइंग ऑन, एंड इन फ्यूचर इट विल बी सो इंटेलिजेंट कि आपके हर सवाल का जवाब वो देगा, आपको पढ़ाएगा भी, आपको एक्सप्लेन भी करेगा, एंड इट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. फारूक हक तो क्या है कि भूल जाता है बहुत सारी चीजें. Obviously, we are humans, so we are susceptible to forgetting things. लेकिन ये जो फारूक हक नाम का एक टीचर रहेगा, जैसे सीरी है तो वैसे फारूक हक टैक्स ट्यूटर, उसको सब कुछ नॉलेज रहेगा, हर चीज, एंड ही विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गूगल. तो कोई एक वर्ड जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे स्टैटिक वर्ड बोला, एम्बुलेटरी वर्ड बोला, तो अब मेरे को क्या है कि आई विल हैव टू गो ऑन गूगल, सर्च द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बुलेटरी, डिक्शनरी सर्च करना पड़ेगा, विकिपीडिया में जाना पड़ेगा, देन आई विल फाइंड आउट एंड देन आई विल गिव यू द आंसर. लेकिन once it is artificial intelligence based teacher, he will have instant access to everything. तो पढ़ाते पढ़ाते उधर सर्च मारेगा और आपको ये भी बता देगा कि एज पर द विकिपीडिया एम्बुलेटरी वर्ड मीन्स दिस, एज पर द ब्लैक्स डिक्शनरी एम्बुलेटरी वर्ड मीन्स दिस, एज पर दिस डिक्शनरी इट मीन्स दैट. कितना मजा आएगा. बस मेरा चेहरा आप लोगों को नहीं दिखेगा, या क्या भरोसा हम उस पर्सन को एक चेहरा भी दे देंगे. 3 डायमेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है. यस, लॉट ऑफ चेंजेस विल कम. तो कहने का मतलब वही है कि सिचुएशन बदलते हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, तो मीनिंग्स नए नए असाइन होने चाहिए, री इंटरप्रिटेशंस होने चाहिए कि नहीं एक स्टैटिक चलना चाहिए. तो ये 2 चीजें हैं, एक स्टैटिक एक एम्बुलेटरी. वर्ल्ड वाइड ये कहा जाता है, जो नॉर्मल एक्सेप्टेबल है वो है एम्बुलेटरी.
तो वो उसमें कहा है, देखो कि whenever reference is made to a treaty in the provision of a domestic tax law for assigning meaning to a particular term, the question often arises what meaning to be assigned to the said term, the one which prevailed at the date of signing the treaty or the one prevailing at the date of application of the tax treaty, क्योंकि चेंज आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है there are two views, static and ambulatory। फिर वो दोनों को एक्सप्लेन किया है। स्टैटिक मीन्स जो ओरिजिनल डेफिनेशन था जब लॉ लिखा गया, ट्रीटी बनी तब का लो, और एम्बुलेटरी क्या कहता है कि जो भी चेंजेस आते हैं उसको भी लो। तो एम्बुलेटरी अप्रोच प्रोवाइड्स वन लुक्स एट द मीनिंग ऑफ अ टर्म एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। All model commentaries, including the technical explanation on US model tax convention, favors ambulatory approach. However, with one caution, and that is ambulatory approach cannot be applied when there is a radical amendment in the domestic law. पहले जो मीनिंग दिया था उस वक्त जब एग्रीमेंट बना था, और अब जो मीनिंग दिया है वो रेडिकल चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज हो गया है, the whole system has gone for a toss, then you cannot apply it, thereby changing the sum and substance of the term। पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया, पूरा सम एंड सब्सटेंस ही चेंज कर दिया, तो फिर उसको नहीं लेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी इन आर्टिकल 32 adds the expression from time to time in force which provides for ambulatory interpretation। तो ये जो वर्ड्स है ना, from time to time in force, तो इसका मतलब ही वो है कि टाइम टू टाइम जो भी मीनिंग लोकल लॉज में दिया जाएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और आगे भी दिया है कि एम्बुलेटरी अप्रोच सब्जेक्ट टू कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 32 ऑफ ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन प्रोवाइड्स द मीनिंग ऑफ द टर्म नॉट डिफाइंड इन द ट्रीटी, हमने पढ़ा था, नॉट डिफाइंड इन ट्रीटी शैल बी इंटरप्रेटेड इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ द टैक्स लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, है ना, दैट मे बी अप्लाइंग द कन्वेंशन। However, this provision is subject to one caveat, caveat in a condition, and that is if the context requires interpreting the term otherwise, then the meaning should be assigned accordingly. Then we cannot just follow the act as it is. For example, India-US treaty provides that assignment of meaning under the domestic law to any term not defined in the treaty shall be according to common meaning agreed by the competent authorities pursuant to provisions of Article 27. And if it is not so agreed, only then the meaning should be assigned from the domestic tax law. In इंडो-यूएस एग्रीमेंट में खास लिखा है कि अगर कोई वर्ड ट्रीटी में डिफाइन नहीं है तो अपन बैठकर उसको डिफाइन करेंगे, आपके टैक्स लॉज के हिसाब से और हमारे टैक्स लॉज के हिसाब से बैठकर उसको डिफाइन करेंगे, और अगर नहीं किया तो फिर जो टैक्स लॉज का डेफिनेशन है उसको फॉलो करो, प्रोवाइडेड द कॉन्टेक्स्ट डज नॉट रिक्वायर अदरवाइज। और फिर वही 2-3 केस भी दिए उसमें, एक केस दिया है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस एज टू मीनिंग ऑफ अ सर्टेन प्रोविजन इन अ स्टैट्यूट, it is not only legitimate but proper to read the provision in its context। कॉन्टेक्स्ट को देख करके कि ट्रीटी में कॉन्टेक्स्ट क्या है और लोकल लॉ में कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसमें वर्ड यूज हुआ है। अगर कॉन्टेक्स्ट दोनों सेम है तो वो मीनिंग असाइन करो, वरना मत करो। फिर राम नारायण पंडित का भी केस है, और सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 का भी रेफरेंस दिया है। Any term used but not defined in the act or in DTA shall, unless the context otherwise require and is not inconsistent with the provisions of the act or DTA, have the meaning assigned in the notification issued by the government in the official gazette। पढ़ा था हमने। Similarly वो नेक्स्ट पैरा भी है। So all these points we have studied। फिर उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स ट्रीटीज एक लास्ट में दिया है, वो कुछ काम का नहीं है, एक बार पढ़ के रख देना है। ये सब तो अपन देख ही चुके, ओईसीडी, यूएन मॉडल्स एंड इंडियन टैक्स ट्रीटी। ये सेक्शन 90 रिप्रोड्यूस किया है पूरा, वी हैव ऑलरेडी सीन।
और कंक्लूजन में फिर वही है कि इंटरप्रिटेशन इज एन एवरग्रीन सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो ये सब थे इंटरप्रिटेशन रूल्स, जिसमें दो मेन है, एक वियना कन्वेंशन वाले जो पूरे आर्टिकल्स हमने देखे, और एक जो कॉमन प्रोविजंस वाले देखे, कस्टम बेस्ड प्रोविजंस। वो दो जो पार्ट्स है वो मेन है इसके अंदर, और बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स इधर उधर करके हैं। तो एक दो बार अच्छे से पढ़ना है, और ये कन्वेंशन और ये इंटरप्रिटेशन रूल्स इसको अच्छे से पढ़ो, तो एक आध क्वेश्चन जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में भी 5 से 8 मार्क का इसमें आ सकता है।